दोस्तों, इस सत्र में हम एक नई सर्वसमीका देखेंगे। क्या आप पता लगा सकते हैं कि क्या यह सच में एक सर्वसमीका है? इस सर्वसमीका के बाएं तरफ ध्यान दीजिए। इसे सरल बनाने के लिए हमें कोष्ठक को खोलने की आवश्यकता है और गुणा करने के बाद हमें यह व्यंजक मिलता है। लेकिन यह हमारी सर्वसमीका के दाहिने तरफ की तरह नहीं दिखता है। तो हम यह कैसे प्राप्त करते हैं? यदि हम इन दो मध्य पदों को देखें तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों में चर x है। हम उस x को आम ले सकते हैं और इसे इस तरह लिख सकते हैं। और अब हम देख सकते हैं कि यह सर्वसमीका के दाहिने हाथ के समान है। तो इसका मतलब है कि यह एक सर्वसमीका है। अब इस सर्वसमीका को साबित करने के लिए एक और तरीका देखते हैं। उसके लिए हम इस आयत को लेंगे और इसे 4 भागों में इस तरह से विभाजित करेंगे। अब मान लें कि हमें इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम यह कैसे कर सकते हैं? इस आयत के क्षेत्रफल को जानने के 2 तरीके हैं। आइए हम पहले को देखें। अब हम पहले से ही जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या आप बता सकते हैं कि हम लंबाई और चौड़ाई के रूप में क्या लेंगे? इस भुजा की लंबाई x है और इस हिस्से की लंबाई a है। तो आयत की कुल चौड़ाई x जोड़ a है। इस भुजा की लंबाई x है और इस हिस्से की लंबाई b है। तो आयत की कुल चौड़ाई x जोड़ b है। तो यह लंबाई है और यह चौड़ाई है। इसमें इन मूल्यों को प्रतिस्थापित करते हुए हम इसे प्राप्त करते हैं। अब हम इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का दूसरा तरीका देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, यह आयत 4 भागों से बना है। तो इस आयत का क्षेत्रफल इन 4 भागों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। पहले भाग का क्षेत्रफल x गुणा x के बराबर है, जो कि x वर्ग के बराबर है। इसी प्रकार दूसरे भाग का क्षेत्रफल a गुणा x होगा, तीसरे भाग का क्षेत्रफल b गुणा x होगा और चौथे भाग का क्षेत्रफल a गुणा b होगा। मध्य के 2 पदों से x को आम लेते हुए हमें इसका अंतिम उत्तर मिलता है। आयत के क्षेत्रफल जो हमें दोनों विधियों का उपयोग करने पर मिले हैं, वह बराबर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह वही सर्वसमीका है जो हमने पहले देखी थी। इस सत्र में हमने इस सर्वसमीका को देखा। अगले सत्र में हम इस सर्वसमीका पर कुछ उदाहरण देखेंगे।